हेलो एवरीवन। आज की क्लास साइकोलॉजी पेपर 2 एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 को जैसे कि हम कंप्लीट कर रहे थे। कल हमने इसका पहला पार्ट किया था जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन पूरा डिटेल में आपको बताया गया था। सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको नहीं जानना है, पूरा डिटेल में आपको समझाकर हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में हम सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। जितना पॉसिबल हो सकता है हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट थ्योरी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्लास 11-12 जो अभी आपको कंप्लीट कराया जा रहा है वो सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 300 के अंदर, जिसके अंदर आपका सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है और इसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर मिल जाता है प्रैक्टिस सेट के लिए। क्योंकि जब तक आपका बीपीएससी का एग्जाम डेट क्लियर नहीं होता है तो आपके पास काफ़ी प्रॉपर टाइम है अपने आप को जज करने का। जज कैसे कर पाओगे? जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ओवरऑल एक आपको आइडिया मिल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। 1500 क्वेश्चन आपका ये हो गया और आप एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लेते हो, तो इसमें अप्रॉक्स आपको 1000 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हो, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके पास एक पूरा क्वेश्चन बैंक आपके अंदर रहेगा, क्योंकि आपने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट देखने को मिल सकता है। तो लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और जितने लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, रिप्लाई करते हो, मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि आप अपने पढ़ाई को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर आप कितने सीरियस हो। तो बस आप इसी ऊर्जा से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। आप लाइफ में बहुत जल्द सक्सेस पाओगे। इसका फ़ायदा जब आप पेपर देने जाओगे आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप जितना मेहनत कर रहे हो, जिस मेहनत से आप रिप्लाई करते हो, कमेंट करते हो, मुझे लगता है कि आप पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे हो। बस आप इसी ऊर्जा से बनाए रखिए। आप लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस पाने वाले हो और मेरी भगवान से यही प्रार्थना होगी, जो भी मेहनत करता है उसको सक्सेस एक दिन बहुत जल्द मिलेगी। तो बस आप इसी ऊर्जा से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमने पिछले क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो टोटल 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। उस वीडियो को देखकर ही ये वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप कल का वीडियो नहीं देखते हो तो उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताया था जो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो देखने के पहले उस वीडियो को, कल की वीडियो को देख लेना। इसका पहला पार्ट, ये आपका सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन क्या है? एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? ज्ञात्मक मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, मानवतावादी या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। तो कल के मैंने वीडियो में इसका आंसर मैंने आपको बताया था और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस सिद्धांत के अंदर हीनता की भावना पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हमें महारत, सफलता, श्रेष्ठता और पूर्णता के प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हम एक कमजोर और असहाय बच्चे के रूप में जीवन शुरू करते हैं और अपने आसपास के जो भी लोग होते हैं उसको श्रेष्ठ बनकर इन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी सिद्धांत में आपके एल्डर साहब ने बताया है व्यक्तित्व के मनोविज्ञान में। बस आपको यही सब पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके व्यक्तित्व मनोविज्ञान का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मानवतावादी, सेकंड ऑप्शन है विश्लेषणात्मक, व्यक्तित्व ज्ञात्मक। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि व्यक्तित्व को मनोविज्ञानी किसे कहा जाता है? एडलर को। तो ऑप्शन सी आपका तो ऐसे ही कट गया। आपके पास बचता है तीन ऑप्शन और आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार, जितने मैंने वीडियो आपको करा चुका हूँ, एक बार बहुत जल्द आप वीडियो को 1.5 या 1.75 की स्पीड में सारे वीडियो को एक बार ज़रूर रिकॉल कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जितना आप वीडियो को प्रैक्टिस करोगे, जितना अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, बिल्कुल भी अपने ऊपर ₹1 खर्चा नहीं करना चाहते हो, तो ज़रूर वो वीडियो देख लेना। वीडियो से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। जितने मैंने वीडियो कराए हुए हैं, सब वीडियो को 1.5, 1.75 की स्पीड में देखना। जितना आप
देख पाते हो, जितना स्पीड में आप समझ सकते हो, उतने के स्पीड से सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप जब वीडियो देखोगे, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कार्ल रोजर्स, इनका नाम याद रखना, कार्ल रोजर्स। मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक कार्ल रोजर्स को माना जाता है, ठीक है? और आपके ज्ञात्मक मनोविज्ञान कौन हो गए? विश्लेषण आपके यूग हो गए, व्यक्तित्व आपके एडलर हो गए और ज्ञात्मक मनोविज्ञान कौन है? तो ज्ञात्मक मनोविज्ञान आपके रेबर और रेवर है, ठीक है? रेवर, नाम लिखना रेवर। अच्छा, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है? मानवतावादी मनोविज्ञान में। जस्ट मैंने आपको बताया मानवतावादी मनोविज्ञान आपके कार्ल रोजर्स। अगर यहाँ पे लिख दे मानवतावादी सिद्धांत, ठीक है? तो इसका आंसर बदल जाएगा, ठीक है? ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिखे मानवतावादी मनोविज्ञान, तो आपका राइट आंसर होगा कार्ल रोजर्स। अगर आपको कहीं लिखा हो मानवतावादी सिद्धांत, तो आपका राइट आंसर कार्ल रोजर्स नहीं होगा। बहुत सारे गलती क्या करते हो, आप समझते नहीं हो मानवतावादी मनोविज्ञान और मानवतावादी सिद्धांत में काफ़ी अंतर है। मानवतावादी सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? तो आपके सिगमंड फ्रायड को, नहीं, अब्राहम मैस्लो। ठीक है? अब्राहम मास्लो, उसके जनक कहे जाते हैं मानवतावादी सिद्धांत के। तो इस दोनों नाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। लास्ट में मनोविज्ञान दिखे तो कार्ल रोजर्स होगा और लास्ट में आपका सिद्धांत दिखे तो आपका राइट आंसर होगा अब्राहम मास्लो। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपके दोनों कन्फ्यूज़न दूर हो चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? जस्ट मैंने आपको बताया था, इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में आपका नाम नहीं दिख रहा है, फिर भी आंसर आप टाइप करो, क्योंकि आपको आंसर ऑप्शन देखकर आपको आंसर नहीं बताना है, आपको हर चीज़ याद होना चाहिए। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, मानवतावादी उपागम या सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मास्लो, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी.एफ. स्किनर नहीं होगा, एल्बर्ट बंडूरा नहीं होगा, जर्ज कैली नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी होगा अब्राहम मास्लो। बी.एफ. स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सबको एग्जाम काफ़ी पास है, तो हर ऑप्शन को, हर जिससे जो भी पॉसिबल, जो कौन सा सिद्धांत दिया था इसे क्लियर करते चलो। बी.एफ. स्किनर ने कौन दिया था? तो आपके क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत दिया था। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, ठीक है? किस पे अपना प्रयोग किया था? तो चूहे पर और कबूतर पे किया था। एल्बर्ट बंडूरा कौन सा सिद्धांत दिए थे? तो एल्बर्ट बंडूरा आपके सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। किस पे प्रयोग किया था? एक बेबी डॉल पे अपना प्रयोग किया था। ठीक है? चलो ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी है कि नहीं। तो अब्राहम डी आपका राइट आंसर होगा, अब्राहम मास्लो। जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। ये भी याद रखना, आवश्यकता का सिद्धांत, जिन्होंने अपने 5 स्टेज बताए थे। ठीक है? मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है 5 सिद्धांत, तो उसे भी याद रखना, ठीक है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। हर एक ऑप्शन को पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक बार-बार आपको रिपीट करते रहता हूँ, इसलिए कि आप उसे एक बार रिकॉल करते रहो। ऐसा नहीं कि मैं अब बताने जाऊँ फिर आप वीडियो सर्च करने लगो कि वीडियो कहाँ पे था। इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलता हूँ कि आपको ऐसे रिवीजन होते रहेगा और आपके माइंड में हमेशा याद रहेगा। जब आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में देने जाओगे, आपको बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा और आप मुझे ज़रूर आके बताना, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब आप हर एक चीज़ दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करते हो, तो आपको एक फ़ास्ट रिकॉल, फ़ास्ट रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है जीवन वृत्त विधि, साक्षात्कार विधि, परिप्रेक्षण विधि या प्रश्नावली विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रक्षेपण विधि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है? बहुत लोग हिंदी का नाम सुनकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि प्रक्षेपण विधि क्या होता है? तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, इसको प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। अच्छा, होता क्या है प्रोजेक्टिव मेथड? तो याद रखना, प्रोजेक्टिव मेथड ये एक प्रकार का व्यक्तित्व मूल्यांकन पद्धति है, जो कि व्यक्तियों के अचेतन विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को उजागर करने के लिए अस्पष्ट उत्तेजनाओं को उपयोग करती है। जैसे कि स्याही धब्बा, चित्र या कहानियाँ, जो कि आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, कविता, सबसे अच्छा उदाहरण है कविता। कविता जो आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी लिखी होती हैं जो आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे कि ऐसे आपने पढ़ा होगा, झरने से पानी गिर रहा है या फिर कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं
जो आप इमेजिन करके आपको बताया जाता है, जो कि आपके अचेतन मन को दर्शाता है, उसको कहा जाता है प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रक्षेपण विधि, इंग्लिश में प्रोजेक्टिव मेथड। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को अगर मैं समझ नहीं पाता हूँ वीडियो को लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं। अगर आप लोग को शायद मेरी में कोई कमी हो गई या मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, अगर जिसको भी समझ आ रहा है तो लाइक करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा फिर भी मेरी कोशिश होगी कि आपको समझ में आए और आप एक दिन वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मेरे तरफ से जितना पॉसिबल होता है मैं अपने तरफ से एफर्ट ज़रूर डालता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आए और आपको थोड़ा बहुत भी 2% भी आपके लिए आपके लाइफ के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल हो। जब भी आपको लगे कि मेरा वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे लगे कि चलो किसी एक का आज मैं समझाने में कोशिश कर पाया हूँ, ठीक है? तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा, इससे कुछ नहीं होता, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और ज़्यादा एफर्ट डालने का, और ज़्यादा आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाने का, और ज़्यादा आपके लिए प्रयास करने का, ठीक है? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन वास्तविकता का नियम से संचालित होता है? पहला ऑप्शन है ईद, अहम, जिसे ईगो कहते हैं, अचेतन, या ऑप्शन डी आपका परम, ठीक है? तो आप बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, अहम। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा ईद, अहम, अचेतन, ये होता क्या है? आपने सीटेट में पढ़ा होगा या फिर आपको बीएड में भी थोड़ा बहुत इसको पढ़ाया जाता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सीटेट में तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है। अगर आपने सीटेट क्वालीफाई तो किया ही होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये होता है क्या? ईदम, अहम, या फिर आपका अचेतन, जिसको ईद, ईगो और सुपर ईगो किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था आपके लिए मन के विश्लेषण के बारे में, जिन्होंने 3 कैटेगरी बताए थे, ईद और अहम और आपका सुपर ईगो। तो ईद होता क्या है? तो ईद आपको पता होना चाहिए, ईद आपका एक व्यक्तित्व का एकमात्र घटक है, जो कि आपके जन्म से मौजूद होता है आपके अंदर। जब आप जन्म लेते हो, तो आपके अंदर ईद जन्म के साथ ही आपके अंदर विकसित होता है, जो कि आपके सभी इच्छाओं, चाहतों को और आपके ज़रूरतों को तत्काल संतुष्टि के लिए प्रयास करता है। यदि उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है, तो वो टेंशन में पगला जाते हैं। जैसे कि अगर आपको भूख या प्यास लग रहा हो, तो आपको बेचैनी होने लगे कि आपको नहीं पानी पीना है या आपको भूख मिटाना है या खाना खाना ही है। ये सब कुछ आपके ज़रूरत के हिसाब से होता है। जैसे कि आपका वन साइड लव देखा होगा, किसी को एक तरफ़ा प्यार। अगर किसी इंसान को एक तरफ़ा प्यार है, सामने वाले से उसको प्यार नहीं मिल रहा, उसको अटेंशन नहीं मिल रहा, तो वो पगला जाता है। वो पागल में कुछ भी हरकत करने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी को एसिड फेंक देना, किसी को कुछ गलत कर देना, ये सब आपके वन साइड इफ़ेक्ट है। जब आपको सामने से वो एफ़र्ट नहीं मिलता है, तो जो आपका ईद होता है, वो आपको हानि पहुँचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपको ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो जाकर आप गुस्से में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हो, जो कि आपके लिए गलत हो सकता है। इसलिए ईद जो होता है आपके आपके जन्म के साथ ही डेवलप होता है, और आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं होने पे आपको, जो आप बोल सकते हो कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, या आप पागल से हो जाते हो, या फिर आप टेंशन में आ जाते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ईद समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ईगो क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है ईगो, हर इंसान में आपका ईगो होता है। चाहे आप जैसे भी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। ये बात अलग है कि लड़कियों में ज़्यादा ईगो होता है। ऐसा सब बोलते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा ईगो में रहती हैं, मतलब घमंड में रहती हैं, या वो भाव ज़्यादा खाती हैं। तो ऐसा नाम से पता चल रहा है ईगो, ठीक है? तो इमेजिन कीजिए, एग्ज़ाम्पल से मैं समझाना चाहूँ तो ईगो क्या होता है? इमेजिन कीजिए कि एक आप मीटिंग में बैठे हो, या किसी आप ऐसे कोई काम करने के हो जहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और आपको लंबी लाइन लगी हो, आपको 1 से 2 घंटे हो गए, और आपको लगता है कि और से 2 से 4 घंटे और आपको टाइम लगेगा। आप उसमें बोरियत फ़ील करते हो, आपको उसमें भूख-प्यास लगता है। तो जो आपका ईद होता है, वो आपको कहता है कि चलो उठकर खाना खा लेते हैं, या पानी पी लो, या फिर कहीं घूमकर चले आओ, या फिर इस काम को छोड़ दो। लेकिन जो आपका ईगो होता है, ईगो क्या कहता है कि नहीं, थोड़ा-सा वेट करो, इस काम को ख़त्म करके आराम से खाना खाएँगे। जो आपको ईगो जो होता है, वो आपको ईगो आपका देखो, ईगो आपका एक पॉज़िटिव हो सकता है, एक आपका नेगेटिव हो सकता है। अगर आपके अंदर ईगो नेगेटिव है, तो आपको डुबा देगा। क्योंकि नेगेटिव कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर है, तो हर चीज़ आपको एक अलग ही नेगेटिव वे लेके जाएगा।
अगर आपका पॉजिटिव ईगो है, तो उस टाइम आप जब कतार में खड़े हो, तो आपको कहेगा कि बस इस थोड़ा-सा और वेट कर लो, काम खत्म करके अच्छे से शांति से खाना खाओगे या फिर घर पे जाकर आराम कर लेना। क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है और एक जिस जिस काम के लिए आप लाइन में लगे हो, वो काम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ईगो आपको मैसेज देता है आपके ईद को कि बस थोड़ा-सा और पेशेंस रख और आपका काम होकर आराम से खाना खाएँगे। वो आपका हो गया ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? तो सुपर ईगो मानस का वो हिस्सा होता है जो हमारे नैतिक और नैतिक मूल्य को प्रतिनिधित्व के कार्य करता है। ये उन नियमों और आदर्शों का स्थापित करने और लागू करने के लिए ज़िम्मेदार है, जिसके द्वारा हम जीने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल तौर पे आप समझ सकते हो, एक महिला है जो मार्केट जाती है और उसको ऐसे कुछ सामान पसंद आ जाते हैं जो उसको लेना चाहती है, लेकिन उसके अंदर एक चोरी करने की इच्छा होती है क्योंकि वहाँ पे कैमरे नहीं लगे होते हैं या फिर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होता और उसको कोशिश करती है कि सामान कोई चोरी कर ले। लेकिन जो उसका सुपर ईगो होता है, उसको मैसेज देता है, उसको समझाता होता है कि ये काम करना आपके लिए गलत है या फिर ये काम करना सही नहीं है। तो उसको कहते हैं सुपर ईगो जो कि आपके गलत और सही को नैतिक विचार को आपको समझाता है कि कौन-सा काम सही है, कौन-सा गलत है। वो कौन-सा मैसेज देता है, वो आपका सुपर ईगो देता है। तो आज आपको कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा ईगो और सुपर ईगो किसने दिया था? तो आपके सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है? ये तीनों पॉइंट याद रखना। उम्मीद करता हूँ मैं समझाने में आपको सफल हो चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। आपको मैं अलग से एक एग्ज़ाम्पल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश और कर सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जस्ट मैंने आपको बताया था कि नैतिक पक्ष के बारे में कौन बात करता है, तो आपका सुपर ईगो करता है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, जिसे आप हिंदी में भ्रम भी बोलते हो। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इंग्लिश में सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक के सिद्धांत के व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? परा, आम, उपा या ऑप्शन डी है सभी का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, अहम। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रायड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता-पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहते हैं? आपने देखा होगा जो माता-पिता होते हैं, जो माता होती हैं, वो अपने लड़के से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, जो उनके बच्चे होते हैं और जो पिता होते हैं, वो आपके लड़की से, जो उनकी बेटी होती है, उनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। अक्सर आपने अपने घर में या चाहे अपने रिलेशन में या हर जगह आपने देखा होगा, जो आपके विपरीत लिंग होते हैं, उसके प्रति प्यार होता है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका इडिपस और इलेक्ट्रा मनोपिथी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, फ्रायड के रक्षा युक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन आपका है दमन, विस्थापन, प्रतिगमन या ऑप्शन डी है चैनाटोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दमन। अगला क्वेश्चन है 30, टाइप ए, टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? मतलब आपको बताना है कि टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? मॉरिस ने या फ्रीडमैन एवं रोजरमैन ने, यूग ने या ऑप्शन डी है एल्बर्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है? फ्रीडमैन एवं रोजमैन। टाइप ए और टाइप बी क्या होता है? तो सबसे पहले याद रखना कि टाइप ए और टाइप बी का व्यक्तित्व का प्रतिपादन आपके 1950 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रीडमैन एवं रोजमैन, जो कि आपके पेशे से डॉक्टर थे। ठीक है? इन्होंने बताया था कि जो आपके टाइप ए इंसान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक, नियंत्रण करने वाले और काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने वाले इंसान होते हैं टाइप ए, और जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका टाइप बी। टाइप बी वाले लोग काफ़ी कम तनाव लेते हैं, काफ़ी कम टेंशन लेते हैं, काफ़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लचीले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा तनाव मुक्त होते हैं, जो कि आपके टाइप बी वाले इंसान होते हैं। तो मुश्किल से आपके दो टाइप बताए थे आपके फ्रीडमैन और रोजनमैन ने, टाइप ए और टाइप बी। कब बताया था? तो
1920 में बताया 1950 में बताया था, इसे याद रखना, ठीक है? अच्छा, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था अल्पोर्ट के बारे में, ठीक है? अल्पोर्ट ने क्या बताया था? तो अल्पोर्ट का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न मात्राओं में अनेक सील गुण होते हैं और इन सील गुणों का संगठन एक निश्चित प्रकार का होता है, ठीक है? कल का वीडियो ज़रूर देख लेना, काफ़ी अच्छा क्लास था, काफ़ी मैंने डिटेल में हर चीज़ बताया था, उस वीडियो को मिस मत करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, इसे ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31 है, रोजर्स के अनुसार आत्म सेल्फ विकास होता है। मतलब आपको बताना है कि रोजर्स ने जो आपके सेल्फ सिद्धांत दिया था, जिसे आत्मा का सिद्धांत कहते हैं, तो किस एज में आपका विकसित होता है? कल के वीडियो में मैंने इसका आंसर बताया भी है और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया भी है, तो इसमें गलती मत करना। पहला ऑप्शन है बाल व्यवस्था, शैशवावस्था, तरुणावस्था या ऑप्शन डी है वयस्कावस्था या किशोरावस्था भी कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा सहसावस्था। क्वेश्चन नंबर 31, आइजिक व्यक्तित्व प्रणाली जिसे आप ईपीक्यू के मापन नहीं होता है। मतलब आपको बताना है कि ईपीक्यू से क्या मापन नहीं हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अंतमूर्खता, बहिर्मुखता मैंने आपके कल के वीडियो में बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। आपका अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। कल के वीडियो आप में डिटेल में मैंने इसको अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है, समाज विरोधी व्यक्तित्व। सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टिक आउट करना, क्योंकि जो समाज विरोधी व्यक्तित्व होते हैं उसको आप ईपीक्यू से मापन नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लंबाकृति, आयताकृति और गोलाकृति में व्यक्तित्व में वर्गीकरण किसने किया था? ये भी सवाल मैंने कल के वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? क्रेसमर ने, सेल्डन, यूग या ऑप्शन डी है एल्बर्ट। सेल्डन के बारे में मैंने कल के वीडियो में बताया था और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कल मैंने आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और आपका लास्ट में था आपका एक्टोमॉर्फी। मैंने 3 आपके आयात बताए थे जो कि हिंदी में लंबाकृत, आयताकृत और गोलाकृत के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सेल्डन ने बताया था। एंडोमॉर्फी या फिर लंबाकृति इंसान क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति जिनका आकार काफ़ी गोल और छोटे-मोटे होते हैं, उसको कहा जाता है आपका गोलाकृति, ठीक है? जिसे इंग्लिश में एंडोमॉर्फी कहते हैं। लंबाकृति किसे कहते हैं? तो लंबाकृति को मेसोमॉर्फी कहते हैं, इंग्लिश में मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी में उनकी मांसपेशियाँ, उनकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और कठोर होते हैं और उनकी काफ़ी लंबे होते हैं, उसको कहा जाता है आपके मेसोमॉर्फी। और तीसरा आपका आयताकृति को कहा जाता है एक्टोमॉर्फी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जोखिम लेने वाले इंसान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा सही क्रम है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मौखिक अवस्था, गुदावस्था और अव्यक्त अवस्था आपका सही क्रम है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए चारों ऑप्शन को रीड करके और कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो आपका सुपर ईगो होता है, उसकी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, लैंगिक होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। लैंगिक आपकी सुपर ईगो नहीं होता है। ठीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्यक्तित्व का मापन का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्तरदायी पदों की नियुक्ति पर, समायोजन की समस्या दूर करने के लिए, नेता का चुनाव करने के लिए या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति नहीं है? पहला ऑप्शन है आत्मनिर्देश, दूसरों के व्यवहार की परीक्षण, आत्मनियमन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आत्मनियमन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी या त्रुटियों को आरोप दूसरे पर करता है, जो आप लोगों में से काफ़ी लोग या फिर बहुत सारे आपने लोग देखा होगा समाज में जो अपनी गलतियों को या फिर कुछ भी अपनी कमी को दूसरे के ऊपर फोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा आपको ये बताना है। तो उसको कहते हैं प्रक्षेपण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व का विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है सहयोगशील, विनीत, धैर्यवान या ऑप्शन डी है विरोधात्मकता। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी सी प्रकार के व्यक्तित्व विशेषता नहीं बताता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि फ्रॉड के अनुसार निम्नलिखित में कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? पहला ऑप्शन है इरोस, लिटिडो या ऑप्शन सी है चेनाटोस या ऑप्शन डी है प्रतिगमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए था आपका इरोस। इरोस होता क्या है? तो इरोस मतलब होता है प्रेम। प्रेम इरोस का प्यार का वो प्रकार होता है जिसमें आपके जुनून देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा जुनून होता है प्यार में किसी के लिए कुछ करने का, या फिर उसमें वासना या रोमांस शामिल होता है इरोस के अंदर, जो कि आपके सिगमंड फ्रायड ने इरोस के बारे में बताया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है? पहला ऑप्शन है मनोवृत्ति परीक्षण, प्रक्षेपीय परीक्षण या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने और शेयर करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रक्षेपीय परीक्षण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? अवलोकन करने के लिए अवसर पाना, आमने-सामने के संपर्क में सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं को स्रोत बनाना या ऑप्शन डी इनमें से सभी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल गलती मत करना और जितने लोग आंसर डी टिक आउट कर रहे हो सबका आंसर गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो आपके आमने-सामने के संपर्क में जो सूचना प्राप्त होते हैं उसको साक्षात्कार उद्देश्य कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षी समूह के साथ घुल मिलकर घटना या अवलोकन प्राकृतिक रूप से समन करता है? पहला ऑप्शन है प्रकृतिवादी, ऑप्शन बी है स्वभागी और आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनो, क्योंकि दोनों में कोई एक ही राइट आंसर है तो चार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। दो ऑप्शन देकर बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और देखना है कि आप लोग कितना आंसर सही कर पा रहे हैं दो ऑप्शन में से। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका सहभागी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल हम 43 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, इसके बाद और शायद 40 क्वेश्चन बचे होंगे। तो 40 क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि कल की वीडियो में पूरा इसे ख़त्म ही कर दूँ। ठीक है, 85 क्वेश्चन है, 43 हमने कर लिया है, तो और कितने क्वेश्चन बचे? तो 42 क्वेश्चन बचे। अगर मैं सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करता तो ये शायद चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैं सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर बताना मुझे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर बताने जाऊँ तो आपके एग्ज़ाम के लिए फिर आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर याद करने से हो जाएगा, सिर्फ़ रट्टा मार रहे हो। ठीक है? तो इससे मज़ा नहीं आता पढ़ने में और आपको कोई काम भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और को समझ सकता हूँ कि आप मेरी ब मैं ट्राई कर रहा हूँ आप समझ रहे होगे, सिर्फ़ आंसर बताना सही नहीं होता। आप डिटेल में जानो, आपके लिए हमेशा काम आएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए चाहे नेट जेआरएफ हो या बीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम कोई भी आप स्टेट का पेपर दे लो, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है? तो 42 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना
और जिन भाइयों और बहनों को चाहिए प्रैक्टिस सेट, नोट्स, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये मेरी गारंटी है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कुछ भी समझ में ना आए, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना या इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। आपको बिल्कुल हेल्प की जाएगी। जो मुझसे पॉसिबल हो सकता है, आपके लिए हेल्प किया जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। मुझे अच्छा लगता है आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो। चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए।